आज के लेक्चर में हम चैप्टर 19 हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें 8th क्वेश्चन तक हम सॉल्व कर चुके हैं। हमें 9th क्वेश्चन से सॉल्व करना है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ 200 मीटर हाई द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू रॉक्स ऑन द ग्राउंड आर 60 and 30 degree. Find the distance between the rocks if they are on opposite side of cliff और second part है the same side of the cliff। पहला पार्ट हम सॉल्व करेंगे जब अपोजिट साइड हो रॉक और फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे जब सेम साइड पे हो। पहला, अब एक यहाँ पर कोई क्लिफ है तो ऐसे बना लेते हैं और ये हमारा बेस हो गया। अब यहाँ क्या कह रहा है कि जब हम टॉप से इस क्लिफ के टॉप से हम देख रहे हैं नीचे, किधर देख रहे हैं? नीचे देख रहे हैं। तो हमें क्या दिख रहे हैं? दो रॉक्स दिख रहे हैं, टू रॉक्स, ठीक। और पहला हम देख रहे हैं कि दोनों रॉक अपोजिट साइड पे हैं। अपोजिट साइड यानी इस क्लिफ के एक इधर होगा और एक इधर होगा, अपोजिट साइड। तो एक मान लीजिए यहाँ पर है रॉक और दूसरा है यहाँ पर, ये हो गए हैं, दो रॉक्स है, अपोजिट साइड है, ठीक है। क्या कह रहा है कि ये जो क्लिफ है कितने है, इसकी हाइट कितनी है? 200 मीटर है इसकी हाइट। और यहाँ पर कह रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू रॉक्स, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू रॉक्स, दोनों रॉक को देखता है। तो पहले रॉक को देखा तो 60 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बना और दूसरे रॉक को देखा तो 30 डिग्री डिप्रेशन बना। अब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन पता चल गया होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? देखिए, जो हमारा हॉरिजेंटल यानी आइस के बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन पर, वो हमारा हॉरिजेंटल हो जाएगा। और इस हॉरिजेंटल से अगर ऊपर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन, और इस हॉरिजेंटल से नीचे देखते हैं तो वो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। अब कोई यहाँ पर है जो देख रहा है रॉक्स की तरफ, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा? हॉरिजेंटल बनाएंगे। तो इसका हॉरिजेंटल बिल्कुल स्ट्रेट बना लेते हैं, ये रहा हॉरिजेंटल, ठीक है। अब ये हमारा हॉरिजेंटल है, तो हॉरिजेंटल से अब हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर इस रॉक को देख रहे हैं, ठीक है। यानी ये हमारा क्या हो गया? लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्या होता है? जिस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं वो हमारा, जैसे यहाँ पर खड़े होकर के हम इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, इस रॉक को देख रहे हैं, तो ये लाइन हमारी क्या हो गई? लाइन ऑफ साइट, और ये हो गया हॉरिजेंटल लाइन। और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ पर बनता है? पहला लेक्चर ही बताया है कहाँ पर बनता है? हॉरिजेंटल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में, यही ध्यान रखना है बस। कहाँ पर बनता है? हॉरिजेंटल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में। जैसे यहाँ बताए थे इस तरीके से आइस बना करके कि ये हमारा हॉरिजेंटल कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है, तो ये लाइन ऑफ साइट, ये हॉरिजेंटल, इनके बीच का जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर यहीं पर नीचे देख रहा है ऑब्जेक्ट, यहाँ पर है, नीचे देख रहा है, तो हॉरिजेंटल और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल है ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। सेम यहाँ पर अब क्या करेंगे? ये लाइन ऑफ साइट हो गया, ये हॉरिजेंटल लाइन, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना होगा? यहाँ पर एंगल लिखेंगे, क्या है? पहला लिख लेते हैं 60 डिग्री, ये ध्यान रखना है। और गलती आप क्या करेंगे? यहाँ पर एंगल बना देंगे। कहाँ बनाएंगे? यहाँ पर बना देंगे। ये गलती आपको नहीं करना है। क्या ध्यान देना है कि हॉरिजेंटल और लाइन ऑफ साइट के बीच में बनता है। समझ में आया ये? तो एक रॉक को हमने देखा तो 60 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब दूसरे रॉक को देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, ये यहाँ पर, अब ये एंगल क्या हो जाएगा? 30 डिग्री, 60 और 30 डिग्री, ठीक है। ये यहाँ पर समझ में आया? इसको हटा दे, थोड़ा सा साफ लगे, ये यहाँ पर। तो ये एंगल समझ में आया कितना है? 60 डिग्री, और ये एंगल 30 डिग्री है, ठीक है। और ये ग्राउंड और ये क्लिफ 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री। अब देखिएगा यहाँ पर ये 90 डिग्री है, ठीक है। और ये हॉरिजेंटल भी स्ट्रेट है और ये लाइन भी ऐसे स्ट्रेट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। देखिए हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन है और ये यहाँ पर स्ट्रेट है, तो यहाँ पर भी पूरा क्या बनेगा?
क्या बनेगा 90, और ये 60 तो ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री। सेम यहाँ पर ये पूरा 90, ये 30 तो ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री। समझ में आया? यहाँ पर समझ में आ रहा है ना? अब देखिए, या तो ऐसे कर सकते हैं और यहाँ पर 2 एंगल पता है तो तीसरा निकाल सकते हैं, क्योंकि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये 90, ये 30, 90 30 कितना हो गया 120, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 60 डिग्री। समझ में आ रहा है? सेम यहाँ पर 90 60, यहाँ पर क्या बचेगा 30 डिग्री। समझ में आ रहा है? अब देखिए, अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं, या देखें अगर आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है पैरेलल का कॉन्सेप्ट, तो देखिए ये और ये इनके, ये यहाँ पर यहाँ 90 और नीचे देखें यहाँ पर भी 90, और ये कब होता है यहाँ पर भी 90 और यहाँ पर भी 90, जब ये दोनों पैरेलल हो। और पैरेलल में अगर z की तरह बन रहा हो या उल्टा z, सीधा z, जैसा भी z हो, तो यहाँ कॉर्नर वाले एंगल क्या होंगे हमेशा इक्वल होंगे। क्या होते हैं इक्वल होते हैं, पता है ना? अगर यहीं पर इस तरीके से बनता तब ये इक्वल हो जाते, लेकिन ध्यान रखना है कि ये दोनों पैरेलल ही होने चाहिए। ये चीज समझ में आया? चाहे ऐसे कर लीजिए तो यहाँ 60 आ जाएगा, और या तो यहाँ पर 90 माना, ये 60 तो ये 30, और तीनों एंगल का सम 180 तो यहाँ से 60 आ गया। ये चीज आया? अब सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले इस ट्रायंगल को देखें तो 90 के सामने क्या होगा, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, ये हो गया। और इस एंगल को देखिए, ये एंगल किससे बनता है बेस और हाइपोटेन्यूज से। बताया ना कई बार, किससे बनता है बेस और हाइपोटेन्यूज से। अगर ये हाइपोटेन्यूज हो गया तो ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज ये बेस, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। समझ में आया? सेम इधर भी 90 के सामने हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पर अलग अलग ट्रायंगल हैं तो H1 B1 और P1 लिख सकते हैं। ये 30 है, 2 चीजों से बना है, बेस और हाइपोटेन्यूज से। ये हाइपोटेन्यूज से ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज से परपेंडिकुलर बना, ये यहाँ पर हो गया। 2 ट्रायंगल हुए। अब यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द रॉक्स इफ दे आर ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द क्लिफ। अगर वो क्लिफ के अपोजिट साइड में है तो इनके बीच का हमें डिस्टेंस चाहिए, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है B1 प्लस B2, क्या हो जाएगा B1 प्लस B2। समझ में आ रहा है ना? यहाँ से ये दोनों रॉक के बीच की डिस्टेंस चाहिए, यानी B1 प्लस B2, ये हमें चाहिए। ये हमने निकाल लिया तो हमारा फर्स्ट पार्ट आ जाएगा। देखें पहला हमें क्या करना है, इस ट्रायंगल को देखें, पहले वाले ट्रायंगल को, तो सबसे पहला साइन लगाना है, फिर कॉस, फिर टैन। पहले साइन में देखिए आंसर आता है नहीं, तो साइन क्या लिखा है 60 डिग्री, ये यहाँ पर हो गया। और यहाँ देखिए ये इसकी जो है लेंथ दी हुई है, कितनी है हाइट, यहाँ पर 200 मीटर, ठीक है। तो साइन क्या होगा P/H, इसमें देख रहे हैं तो P1 और H1 लिख सकते हैं। P1 कितना है हमें पता है 200 मीटर, H1 नहीं पता, साइन 60 की वैल्यू पता है √3/2, ये हो गया। यहाँ से H1 आ जाएगा, ये डिवाइड में इधर गया मल्टीप्लाई में, ये हो गया, ये डिवाइड में इधर गया मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में इधर गया डिवाइड में, ये चीजें आ गई। अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है, हमें B1 प्लस B2 फाइंड करना है। यहाँ पर क्या आया H1 आया, हम क्या निकालें B1 निकालें, तो साइन से हमने कर लिया। अब आगे देखें कॉस, कॉस का क्या होता है B/H, B क्या है यहाँ पर नहीं पता, H अभी हमने निकाला क्या 400√3, या ऐसे कर लें, इसे आप अभी H1 ही लिखा रहने देते। cos 60 को क्या लिख सकते हैं, क्या होती है इसकी वैल्यू 1/2, क्या होती है 1/2। यहाँ पर H1 क्या है,
h1 डिवाइड में इधर चला गया आएगा तो मल्टीप्लाई में, ये यहाँ पर हो गया। अब लिखते हैं, तो अब इसे उठाकर लिखेंगे तो 200 इंटू 2 अपॉन √3 हो गया h1, और इसके नीचे क्या है 2, ये यहाँ पर हो गया। इसका डिनोमिनेटर दिया हुआ है, इसका डिनोमिनेटर नहीं है तो हम लिख लेते हैं ये 1, और 4 चीज़ें आ जाएंगी तो क्या करेंगे फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई, मिडिल वालों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 200 इंटू 2 अपॉन 2√3, 2 और 2 यहाँ से कैंसिल, और 200√3 हमारा क्या आ गया b1 आ गया। क्या आया यहाँ से b1, ठीक है, कितना आया 200 अपॉन √3। अब क्या चाहिए, अब हम b2 चाहिए, b1 तो आ गया, b2 भी आ जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। b2 देखें, यानी अब हमें ये वाला ट्रायंगल चाहिए, ठीक है। इसको कहाँ पर सॉल्व करें, इधर देखिएगा, सेकेंड वाले ट्रायंगल के लिए है। सबसे पहले क्या लगाएंगे साइन यहाँ पर क्या है 30 डिग्री, साइन का फॉर्मूला p/h, p2 और h2 लिखेंगे। p2 पता है कितना है 200, h2 नहीं पता, साइन 30 की वैल्यू 1/2, h2 डिवाइड में इधर गया मल्टीप्लाई में, ये हो गया, ये डिवाइड में उधर गया मल्टीप्लाई में, तो h2 कितना आ गया 400 आ गया, ठीक है। हमें निकालना क्या है b2 निकालना, तो एक स्टेप और आगे जाएंगे। देखिए पहले साइन लगाना है, आ जाता है आंसर तो ठीक, नहीं आता तो कॉस, नहीं आता तो tan, तीनों तक जाएंगे हम। पहला अब कॉस निकालेंगे, तो कॉस क्या होता है b2 अपॉन h2, b2 कितना है नहीं पता, h2 अभी हमने निकाला 400, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, क्या होता है √3/2, ये हो गया। ये डिवाइड भी इधर गया मल्टीप्लाई में, ये यहाँ पर हो गया b2, 2 और ये कैंसिल 200, तो b2 यहाँ से क्या आ गया 200√3, क्या आ गया यहाँ से b2 आ गया 200√3, ये यहाँ पर हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए b1 और b2 तो आ गया, दोनों को ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन द रॉक्स, रॉक के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें कभी भी डिनोमिनेटर में अंडर रूट नहीं चाहिए रहता, क्या नहीं चाहिए अंडर रूट नहीं चाहिए, तो क्या करें हम इसे क्या करते हैं 200√3 है, देखिए इसको 200√3, सॉरी अपॉन में है, हमें अपॉन में नहीं चाहिए, ये यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर ऊपर नीचे दोनों को अंडर√3 से मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, जैसा हमने 9th में पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर रैशनल और इरेशनल, वहाँ पर बताया ना कि कैसे हम कर सकते हैं, नीचे अंडर रूट है वही सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा 200√3 अपॉन 3, क्या आ जाएगा 200√3 अपॉन 3, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं 200√3 अपॉन 3 प्लस 200√3, ये हो गया। अब देखिए दोनों जगह 200√3 तो कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, क्या आएगा यहाँ पर 200 कॉमन, 200√3 कॉमन, यहाँ पर बचेगा 1/3, यहाँ पर बचेगा 1, एलसीएम लेंगे सॉल्व करेंगे इसे, तो क्या आएगा यहाँ पर हो जाएगा, इसको कहाँ पर सॉल्व करें 200√3 और ये हो जाएगा 3 और 1 + 3 4, 4/3, ये हो जाएगा, क्या हो गया 200√3 इंटू 4/3। अब सिंपल क्या करना है आपको, √3 की वैल्यू रखना है, 200 इंटू 4 करना है, 3 से डिवाइड कर देना है, यानी जो यहाँ पर लिखा है इसको सॉल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे। निकालिए इसका आंसर क्या है, यहाँ पर 200 इंटू 4 क्या हो जाएगा 800 हो जाएगा, √3 की वैल्यू कितनी है 1.732, नीचे क्या है 3, सॉल्व करिए इसको, यहाँ पर हो जाएगा 1732 इंटू 8
तो हो जाएगा 8 2 16, 8 3 24, 25, 2 कैरी, 8 7 56, 57, 58, 8 1 8, 9 10 11 12 13। तो यहाँ पर आया 1 3 8 5 6 और 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, ठीक है। लेकिन हमने 8 से किया, अभी ये 2 0 बाकी है, यानी 100 से मल्टीप्लाई बाकी है। अभी करेंगे तो क्या आएगा 1385.6 अपॉन 3, ये आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3 4 जा 12, क्या आएगा 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 6 जा 18, फिर यहाँ पर 3 1 जा 3, फिर यहाँ डेसिमल और यहाँ हो जाएगा, यहाँ 8 से जाएगा और फिर 7 से, तो क्या आ गया यहाँ पर 46.87 मीटर। दोनों रॉक्स के बीच के कितना डिस्टेंस है 461.87 मीटर। कितना है 461.87 मीटर। क्वेश्चन समझ में आया क्या किया हमने? ये यहाँ से सॉल्व करना है, इसको हटा दें, ठीक है। यहाँ से ये सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद क्या, ये यहाँ b1 और b2 निकाला, दोनों को ऐड किया, फिर नीचे हमें अंडर रूट में नहीं चाहिए, जैसे ही डिनोमिनेटर में अंडर रूट आ जाए सबसे पहले उसको हटाइए, हटा दिए। यहाँ पर कॉमन लिए, ये 1/3 + 1 था, एलसीएम लेंगे तो 4/3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, कैलकुलेशन तो आती होगी आपको। फिर यहाँ √3 की वैल्यू रखना है और आंसर निकालना है, सिंपल, जैसे हमने यहाँ पर सॉल्व किया। क्या आ गया यहाँ पर 461.87। समझ में आया? नोट कर लीजिए इसे। अब इसका हम सेकेंड पार्ट देखें। पहला हमने देखा अपोजिट साइड ऑफ द क्लिफ, यानी क्लिफ के अपोजिट साइड थे रॉक्स। अब देखना है कि क्लिफ के सेम साइड पर है। सेकेंड पार्ट सॉल्व करना है। फिर यहाँ पर क्लिफ बनाएंगे, ये रहा हमारा बेस। अब दोनों क्या है, सेम साइड पर है, यानी एक रॉक होगा यहाँ पर और दूसरा कहीं यहाँ पर होगा, ये रॉक हो गया। और इस क्लिफ को यहाँ से देखा जा रहा है, जिसकी हाइट है 200 मीटर, ये यहाँ पर। सबसे पहला काम हॉरिजेंटल बनाना है, तो इसका हॉरिजेंटल क्या हो जाएगा, ये हो गया। हॉरिजेंटल होता है इस तरीके से और वर्टिकल होता है इस तरीके से। हॉरिजेंटल बन गया। अब पहले रॉक को देख रहा है तो कितना बन रहा है, यानी दो, यहाँ क्या लिखा हुआ है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 रॉक्स ऑन द ग्राउंड आर 60 and 30 डिग्री। दोनों रॉक को देख रहा है तो कितना एंगल बन रहा है, 60 और 30 डिग्री। अब देखिएगा, ठीक है, पहले रॉक को देखा, दूसरे रॉक को देखा, पहले रॉक को और फिर दूसरे रॉक को, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि एंगल कहाँ पर लिखना है, 60 और 30 कहाँ पर लिखना है। अब ये देखिए, यहाँ से ये हमारा हॉरिजेंटल है, ठीक है, ये हमारा, यहाँ से हम देख रहे हैं, तो ये हम यहाँ पर देखें तो ये एंगल, ठीक, और यहीं पर हम और दूर पर देखें तो ये एंगल कम हो गया। यहाँ पर देखें तो ज़्यादा, यहाँ पर देखें तो कम हो रहा है, और पास करें तो और ज़्यादा एंगल, यानी जितना इसके देखिए, इसके जितना पास में रहेगा एंगल उतना बड़ा रहेगा। फिर से एक बार देखिए, ये हो गया हॉरिजेंटल, ये नीचे का बेस, यहाँ पर रॉक है, ये यहाँ से देखा जा रहा है। अब देखिए इसको देख कैसे रहे, जैसे हमने यहाँ से देखा, यहाँ पर देखा, ये पहला रॉक हो गया, तो इतना बड़ा है इसका एंगल, ठीक, इतना बड़ा है। अब यहीं पर हम इस वाले रॉक को देख रहे हूँ, ऐसे देखिए, ये देखिए, तो पहले वाले को देखे तो इतना बड़ा एंगल, फिर दूसरे वाले को देखा तो इतना छोटा एंगल। इससे क्या समझ में आया कि इसके पास जितना ऑब्जेक्ट इसके पास है उसका एंगल उतना बड़ा है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि इसके पास ये एंगल बड़ा है और इस वाले को देखेंगे तो ये एंगल छोटा है। ये चीज़ समझ में आया?
जितना पास में रहेगा उसका एंगल बड़ा, जितना दूर रहेगा उसका एंगल छोटा। ये चीज समझ में आ रहा है? और देखिए तो और दूर कर दीजिए, यहाँ पर रॉक रख दें तो अब ये यहाँ पर ऐसे देखेगा, ऐसे थोड़ा टेढ़ा हो गया, ये यहाँ पर इस तरीके से, तो इसका एंगल और छोटा हो गया। यानी जितना इसके दूर जाएगा उतना एंगल कम हो जाएगा। अब ये नीचे ही देख रहा है यहाँ पर, तो देखिए ऐसे इसका एंगल कितना बड़ा है। ये चीज समझ में आ गया ना? ठीक है, तो पहले इसका एंगल बड़ा, यानी अब 60 और 30 में कंफ्यूज नहीं होना है कि किस वाले के लिए लिखना है। तो इस वाले के लिए देखें तो इसका हो गया, अलग अलग बना ले क्या इसको, देखिए चलिए यहीं पर लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 60 डिग्री, 60 डिग्री, और ये छोटा है तो इसको लिख लेंगे 30 डिग्री। ये यहाँ पर हो गया। अब क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये बना हुआ है, ये और ये, ठीक है। ये हमारा 60 है, क्योंकि हमेशा हम कैसे बनाएंगे, हॉरिजेंटल से बनाना है, हॉरिजेंटल से, और ये हो गई लाइन ऑफ साइट। तो ये पहला हमने 60 लिखा, क्यों, क्योंकि इस पास वाला है तो एंगल बड़ा होगा, और ये थोड़ा दूर है तो इसका 30 लिख दिया। ठीक, समझ में आया ये चीज? अब यहाँ पर देखिए ये 60 है, ये 30 है, तो ये एंगल निकल के आ रहा है, दिख रहा है, यानी और बड़ा बनाएं। ये यहाँ पर देख रहे हैं और यहाँ पर, तो ये एंगल 60, ये एंगल 30, तो ये एंगल निकल के आ रहा है, ये पूरा 60, ये 30, तो ये क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। देखिए ना, यहाँ पर 60 है, इतना 30 है, ये भी क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। माइनस कर लीजिए ना, 60 माइनस 30, तो ये एंगल कितना आ गया, 30 डिग्री। कितना आया, 30 डिग्री आ गया। समझ में आ रहा है ना? और ग्राउंड से ये क्लिफ क्या होगा, 90 डिग्री पे होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, जैसे पैरेलल का कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं तो वहां पर देखिए क्या लगने वाला है, ये और इसके बीच में क्या होगा, 90 डिग्री हॉरिजेंटल, और ये नीचे ग्राउंड, उसके बीच में क्लिफ है, तो यहाँ क्या होगा, 90। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से जा रहा है, फिर ऐसे और फिर ऐसे, तो ये Z की तरह बन रहा है कि नहीं, बन रहा है ना, और ये पैरेलल है। तो यहाँ पर कितना है, ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक 30 है, यहाँ से यहाँ तक ये 30 है, तो इधर भी क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। देखिए ऐसे है ना, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, 30, तो ये कॉर्नर भी क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। समझ में आई ये चीज? अब इस ट्रायंगल को देखें तो ये 90, ये 30, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। क्या हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और ये 60 हो जाएगा, और ये 30 है, तो ये पार्ट 30 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ रहा है या नहीं? देखिए यहाँ पर ये वाला आया, यहाँ 30 हो गया। ठीक है, अब इस ट्रायंगल को देखिए, ये 30, ये 90, तो ये एंगल 60 हो जाएगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। ये 30, ये 90, तो ये 60, ठीक है, ये 60 हो जाएगा। और अभी हमने निकाला कि यहाँ से ये 30 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 30, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे 60 आना चाहिए। ये चीज समझ में आया? ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल को देखिए और इस वाले को, तो यहाँ पर 30, ये 90, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। ये 30, ये 90, तो ये 60। ठीक, समझ में आ रहा है? सॉल्व करें। 90 के सामने बड़े वाले ट्रायंगल को पहले देखिए, बड़े वाले को, तो बड़े वाले में गंदा तो नहीं लग रहा है, इसको हटा दे क्या, इसका काम हो गया ना, समझ में आ गया आपको? बस इसको हटा देते हैं। ये यहाँ पर हो गया। बड़े वाले ट्रायंगल को देखें, बड़े वाले ट्रायंगल को, तो ये H1 हो गया।
और ये एंगल किससे बना रहता है? बेस और हाइपोटेन्यूज से। ये हाइपोटेन्यूज तो ये बेस, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? B1 हो गया। क्या हो गया? B1 हो गया। ठीक है, ये H1 ये B1, तो ये बचा, ये हमारा क्या हो जाएगा? P1 हो जाएगा। ठीक, ये हमने क्या लिखा? बड़े वाले के लिए। अब छोटे वाले के लिए देखिए, ये छोटा सा ट्रायंगल, ये 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, तो H2 लिखते हैं। ये एंगल बना रहता है बेस और हाइपोटेन्यूज से, तो ये हाइपोटेन्यूज तो ये बेस हो जाएगा, इसको B2 लिखें यहाँ से यहाँ तक। हाइपोटेन्यूज और बेस पता है, तो ये क्या हो जाएगा? P2 हो जाएगा। तीनों चीज़ें हमने निकाल ली दोनों ट्रायंगल के। अब सॉल्व करते हैं। अच्छा देखिए, फाइंड क्या करना है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द रॉक्स इफ दे आर ऑन सेम साइड ऑफ क्लिफ। अगर वो क्लिफ के सेम साइड पे है तो इनके बीच, दो रॉक के बीच का डिस्टेंस निकालना है। यानी यहाँ से ये दोनों रॉक है ना, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। और कैसे निकालेंगे? ये B1 ये B2, तो पूरे B1 से अगर ये B2 माइनस कर देंगे तो ये चीज आ जाएगा। पूरे B1 से ये B2 माइनस कर देंगे तो ये चीज आ जाएगा, और यही तो हमें निकालना है। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? B1 माइनस B2, और B1 माइनस B2 आ गया तो हमारा आंसर आ गया। यानी सबसे पहले हमें B1 और B2 निकालना पड़ेगा। निकालते हैं B1 और B2। B1 और B2 निकालेंगे। बड़ा वाला ट्रायंगल देखिए, क्या लिखें सबसे पहले? साइन क्या है यहाँ? 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू P/H, और बड़ा है तो P1 और H1 लिखेंगे। P1 कितना है? 200, H1 नहीं पता। साइन 30 की वैल्यू 1/2। H1 यहाँ से क्या आ जाएगा? 400 आ गया। क्या आ गया? 400। अब साइन सबसे पहले देखा हमने, अब क्या देखें? अब कॉस देख लेते हैं। कॉस 30, कॉस की वैल्यू B/H। B1 क्या है? नहीं पता, हम निकालेंगे। और H1 क्या है? 400। कॉस 30 की वैल्यू √3/2। 400 डिवाइड में इधर गया, मल्टीप्लाई में हो गया। ये यहाँ पर, तो ये यहाँ आ गया। B1 की वैल्यू क्या आ गई? 200√3। B1 क्या आ गया? 200√3। ठीक है, B1 आ गया हमारा। अब क्या करें? B1 आ गया तो B2 भी चाहिए हमें। B1 माइनस B2 करना है। B2 निकाले तो सेकेंड ट्रायंगल, ये छोटा वाला ट्रायंगल देखिए, ये वाला। फिर यहाँ पर साइन लगाएंगे। अब यहाँ पर क्या है? 60 डिग्री, साइन 60, और ये होगा P/H और P2 H2 लिखिए। P2 कितना है? वही 200 लिख देते हैं। क्या है? 200। और H2 कितना है? नहीं पता, निकालना है हमें। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। H2 यहाँ डिवाइड में इधर गया, मल्टीप्लाई में। 200 है और ये डिवाइड में इधर गया, मल्टीप्लाई में। ये मल्टीप्लाई में इधर गया, डिवाइड में। H2 की वैल्यू आई 400√3। ठीक है, साइन निकाला। अब क्या निकाले? कॉस B2/H2। B2 कितना है? नहीं पता। H2 अभी हमने निकाला। ठीक है, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। यहाँ H2 लिखा रहने दें, H2 डिवाइड में इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। कर देते हैं, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में H2/2। ठीक है, H2 रखें यहाँ पर, यानी 200√3 अपॉन में क्या रखें? 2 इज इक्वल टू B2। 2 इसका डिनोमिनेटर है, इसका नहीं है तो इसका लिख लेते हैं 1। लास्ट वालों का मल्टीप्लाई, मिडिल वालों का मल्टीप्लाई। हमेशा हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सिर्फ 2 ही चीज़ें चाहिए। यहाँ पर कितने थी? 3 थी, इसलिए हमने 2 बना रहे हैं। तो 1 इंटू ये करेंगे तो B2 क्या आ जाएगा? यहाँ से 200 × 2 अपॉन √3 × 2, 2 × √3। 2 और 2 कैंसिल। B2 की वैल्यू 200 अपॉन √3। B2 कितना आया? 200 अपॉन √3, और B1 क्या आया? 200√3। आ गया ये चीज। अब रखते हैं वैल्यू। पहला B1 माइनस B2 निकालना है ना हमें, तो B1 कितना है? 200√3 माइनस B2 कितना है? 200/√3।
अब नीचे √3 दिखा, हमें √3 नहीं चाहिए, चाहे यहीं पर चेंज कर लीजिए, वहाँ पर ना करने से पहले यहीं पर हम चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ चेंज कर लेंगे तो क्या लिखेंगे, 200 है, नीचे √3 है, नीचे नहीं चाहिए तो सेम चीज़ से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, √3, इधर भी √3, ये हो जाएगा √3 और √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 200 √3 अपॉन 3, ये लिखेंगे। अब यहाँ 200 √3, यहाँ पर भी 200 √3, दोनों को कॉमन ले लेंगे, कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा 1, इधर क्या बचा 1/3, एलसीएम लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 3, और ये 3 में से 1 गया तो 2 हो जाएगा, ये यहाँ पर हो गया 200, और √3 को क्या लिखे 1.732, क्या लिखे 1.732, ये यहाँ पर हो गया। सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ पर ये 200 इंटू 2 400 हो जाएगा, और ये 1732, तो 400 से ना करके 4 से करेंगे, ये हो जाएगा 4 2 8, 4 3 12, 7 4 28, 29, 4 1 4 5 6, क्या हो गया 6928, 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए। यहाँ पर क्या करना था 400 से, लेकिन हमने क्या किया 4 से, तो 2 0 बढ़ाना है, 692.8। इन तीनों को हमने सॉल्व किया, क्या आया 692.8/3, 3 से डिवाइड करना है तो डिवाइड कर लेंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और ये हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0, और 3 9 27, और एक उधर फिर 3 3 जा 9, यानी यहाँ 3 हो गया, मीटर में रहेगा। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई दोनों रॉक के बीच की, यहाँ से ये क्या आ गया हमारा 230.93 मीटर, ये क्या हो गया हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट का आंसर क्या है 230.93 मीटर। क्वेश्चन समझ में आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आया या नहीं, नोट कर लीजिए। ये हमारा 9th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।